आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस का दूसरा वर्जन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कई देशों ने उसे लेकर अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर चुनौतियां तमाम हैं। इसके बीच फ्रांस सरकार ने इससे निपटने के लिए अनूठी पहल की है। फ्रांस ने कोरोना से जंग में बतौर फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे सभी अप्रवासी लोगों को अपने देश की नागरिकता देने का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से हजारों लोगों को सम्मान के साथ शुक्रिया कहने का तरीका काबिले तारीफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कोरोना कवरेज में। मैं हूं खुशबू। इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको कोविड से जुड़े वो सारे अपडेट्स हम देते हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। आज किन किन खबरों पर करेंगे बात, जल्दी से बता देती हूँ। तो पहली बात होगी दिल्ली एयरपोर्ट्स के मेगा वैक्सीन स्टोरेज प्लान के ऊपर। दूसरी बात करेंगे एक खास किस्म के एंटीबॉडीज के बारे में जो कुछ जानवरों में पाई जाती है और ये कोरोना के खिलाफ इतना कारगर कैसे है, ये भी जानेंगे। तीसरी बात करेंगे वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर आखिर भारत कितना तैयार है। और अंत में मुलाकात आपकी एक सर्वाइवर से भी करवाएंगे। इन सब पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 23,950 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 333 लोगों की मौत हुई है और 26,895 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह देश में एक्टिव कोरोना मामलों की कुल संख्या 2,89,000 के करीब रह गई है, जबकि महामारी से अब तक 1,46,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 16 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना के कुल मामले 7 करोड़ 67,89,781 हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने आज से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसके साथ ही विदेश से आए पैसेंजर को अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। कोरोना को देखते हुए भूटान ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने ऐलान किया है कि आज यानी 23 दिसंबर से 7 दिन के लिए देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान इंटरस्टेट आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही कोविड-19 टास्क फोर्स समय समय पर गाइडलाइंस जारी करेगी। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर देश में भी एहतियात बरती जा रही है। कल रात से ब्रिटेन से भारत आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जांच करने का फैसला लिया है। बता दें कि 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7,000 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं ब्रिटेन से भारत आए 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। चिली के अधिकारियों ने घोषणा की है कि अंटार्कटिका में 2 सैन्य शिविरों में तैनात और महाद्वीप में नौसेना की एक नौका पर मौजूद कुल 58 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही यह वायरस अब पृथ्वी के हर महाद्वीप में पहुंच चुका है। हालांकि अंटार्कटिका में मौजूद अन्य किसी देश ने वहां संक्रमण के मामले की अभी तक पुष्टि नहीं की है। भारत में अगले साल जनवरी महीने से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या कोरोना से बचाव के लिए बच्चों में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में भारत में वैक्सीन के लिए बनी वैक्सीन एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि फिलहाल बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी उम्मीद कोरोना की वैक्सीन ही है और अब वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उधर राहुल गांधी ने सरकार से ट्वीट कर पूछा है कि 23 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है US और UK चाइना में। भारत का नंबर कब आएगा? खैर,
जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि नए साल की शुरुआत के कुछ हफ्तों में वैक्सीनेशन शुरू भी हो जाएगा। उधर दिल्ली एयरपोर्ट्स पर वैक्सीन स्टोरेज का मेगा प्लान भी तैयार है। आज तक रेडियो की रिपोर्टर पाओलोमी साहा ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वो सुनवाते हैं पहले आपको। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उससे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। अगर सरकार की तरफ से एक कोई रिक्वेस्ट आई कि और भी इस टेम्परेचर को गिराया जाए, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए और गिराया जाए, तो वो भी दिल्ली एयरपोर्ट तैयार है उस पर काम करने के लिए। तो -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस में हम इस वक्त खड़े हैं। ये थी पाओलोमी साहा, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप सुन रहे थे। मैंने इनसे दिल्ली के स्टोरेज प्लान पर और डिटेल बातचीत की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन के लिए जो कोल्ड चेन है उसकी किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी, अब तो दिल्ली एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार है वैक्सीन के लिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से कहा है कि जनवरी तक शायद वैक्सीन का स्टोरेज का काम शुरू हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी दौरान शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने पूरी तैयारी कर ली है। जो कूल चेम्बर्स हैं उन्होंने बनाए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास जो टेम्परेचर कंट्रोल चेम्बर्स हैं वो 25 डिग्री से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक के कूल्ड चेम्बर्स हैं। तो इन्होंने इस तरह के 2-3 सेगमेंट्स बनाए हैं, 2 से 8 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, माइनस जो मैंने कहा -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ, ऐसे अलग अलग वेरिएशंस के कूल चेम्बर्स बनाए हुए हैं। इनमें रैक्स लगेंगे और रैक्स पर वैक्सीन रखे जाएंगे। 2 फ्रेटर इस स्टोरेज एक कूल चेम्बर के अंदर जा सकते हैं। 1.5 लाख मीट्रिक टन कहा जा रहा है इनका स्टोरेज कैपेसिटी है। जो दिल्ली एयरपोर्ट की अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि 24 लाख वायल्स ऑफ वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट वन टाइम। तो अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, 24 लाख दिन में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 2 रोटेशन अगर दिन का मान ले, 24 लाख एक बार निकाल दिया, फिर दूसरा 24 लाख निकाल दिया, तो 2 रोटेशंस वो एक दिन में कर सकते हैं। अबाउट 54 लाख वायल्स ऑफ वैक्सीन एक दिन में दिल्ली एयरपोर्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। कूल डॉलीज भी लगाई गई हैं। कूल डॉलीज वो होती हैं जो एक रेफ्रिजरेशन यूनिट की तरह होती है। एयरक्राफ्ट से टर्मिनल बिल्डिंग तक, कूल चेम्बर तक ले जाने के लिए आप ओपन में तो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो एयरक्राफ्ट से टर्मिनल बिल्डिंग तक कैसे लाएंगे? तो इसके लिए एक रेफ्रिजरेशन यूनिट है जो अपना टेम्परेचर उस हिसाब से कंट्रोल कर लेती है जिस हिसाब से कंसाइनमेंट का टेम्परेचर हो। तो अगर कंटेनर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का है तो अब जब उसे आप कूल डॉली में डालते हैं तो कूल डॉली उसे मेंटेन कर लेती है उसके टेम्परेचर के हिसाब से। एनवायरो ट्रेनर्स भी होते हैं जो कि प्लग इन कर दिए जाते हैं। बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं टर्मिनल बिल्डिंग में, कार्गो टर्मिनल में, जो कि प्लग इन कर देते हैं और आप उसे चार्ज कर सकते हो। 8 घंटे तक उसका चार्ज रहता है और वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। या फिर आप ड्राई आइस डाल सकते हो और फिर दोबारा से जो उसके अंदर का कंटेनर है, कंसाइनमेंट है वैक्सीन का, उसका टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। खासतौर पे एक ग्रीन चैनल बनाया गया है जो कि एक एक्सप्रेस चैनल की तरह है। अगर एयरक्राफ्ट से उतारते ही वैक्सीन को इमीडिएटली ट्रक में लोड करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजना है तो कितना समय लग सकता है? दिल्ली एयरपोर्ट ने इंश्योर किया है कि प्रोसेस इतना फास्ट हो कि 40 मिनट में एयरक्राफ्ट से उतरते ही वैक्सीन ट्रक डॉकिंग यार्ड तक पहुंच जाएगा और ट्रक में लोड हो जाएगा आगे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और मैम वो सप्लायर्स को लेकर क्या है? कितने सप्लायर्स जो हैं उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे वो कर रखा है, रिक्वायरमेंट कितनी है सप्लायर्स की? जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय बताएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय बताएगा कि कौन सा वैक्सीन अप्रूव होता है और उस हिसाब से कितने दिल्ली में आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ से आगे जाएंगे। वो पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय जिस हिसाब से गाइड करेगा दिल्ली एयरपोर्ट को, उस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कोऑर्डिनेट करके करेगा। ये खुद का डिसीजन बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो बताएगा उस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट चलेगी।
ये तो वैक्सीन की हुई बात। वैक्सीन के साथ साथ कई ऐसी रिसर्च पर भी काम चल रहा है जो कुछ हद तक इस वायरस की लड़ाई आसान कर सके। इसमें से एक बड़े ही खास किस्म के एंटीबॉडीज़ पर रिसर्चर्स की दिलचस्पी सालों से रही है। इसे कहते हैं नैनोबॉडीज़। यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्चर्स ने की है। ये नैनोबॉडीज़ ऊँटों में और कई प्रकार के जानवरों में पाया जाता है और कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम भी है। इस पर और जानकारी मैंने उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज से बात की। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो ये कॉर्मैक और लामा, ये जो जानवर हैं, जो ये एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, नैनो बॉडीज जिसे कहते हैं, कि आखिर में क्या होता है? तो नैनो बॉडीज देखिए एक तरह की एंटीबॉडीज ही हैं जो कि बहुत हल्की होती हैं और प्रोड्यूस और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत स्टेबल होती हैं। तो यूजुअली जो एंटीबॉडीज हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप कोविड का टेस्ट करते हैं तो आईजीजी एंटीबॉडीज जो हम डिटेक्ट करते हैं वो बहुत ही हैवी एंटीबॉडीज हैं। उनके अंदर बहुत सारी चेन्स होती हैं, हैवी चेन्स, लाइट चेन्स, और उनका जो वेट होता है वो नैनो बॉडीज से करीब 10 गुना ज़्यादा होता है। तो ये जो नैनो बॉडीज हैं ये मोस्टली दो तरह के जानवरों में पाई जाती हैं। एक तो हैं जो कैमलिड्स, यानी कैमल जैसे जानवर जो है, लामा हो गया, तेरापाका हो गया, या खुद ही कैमल हो गया। और दूसरा होती है कार्टिलेजिनस फिशेज, यानी स्पेशली शार्क्स टाइप। तो इनमें ये नैनो बॉडीज पाई जाती हैं जिनके अंदर पूरी हैवी और लाइट चेन नहीं होती, सिर्फ एक एक लाइट चेन होती है। तो इस वजह से ये 10 गुना हल्की भी होती हैं और स्टेबल भी ज़्यादा होती हैं, करीब करीब 90 डिग्री तक स्टेबल रहती हैं, जबकि बाकी एंटीबॉडीज बहुत ही लो टेम्परेचर पर डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती हैं। इन एंटीबॉडीज के ऊपर रिसर्च काफ़ी सालों से चल रही है और ये काफ़ी सारी बीमारियों में कारगर साबित हो सकती हैं अभी, लेकिन सब कुछ रिसर्च स्टेज पर ही है। एक दवाई जैसे हमने काफ़ी यूज़ होती सुनी है कोरोना में अभी, टोसिलिजुमैब नाम से, जो काफ़ी मरीजों को लगी है, एक्टेम्बरा नाम से जो दवाई आती है, वो भी एक ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो चूहों से बनती है। तो लेकिन वो बहुत महंगी है, टाइम लगता है और उसमें एनिमल को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। इसमें ये है कि ये एनिमल सैक्रिफाइस की भी जरूरत नहीं है और इससे स्टेबल भी है, हल्की भी है, इसलिए सस्ते में बनती है और बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ कारगर हो सकती है। डॉक्टर, इसको जो रिसर्चर्स है उनकी क्या दिलचस्पी है? मतलब खास करके कोविड के शुरुआत से इस पर थोड़ी ज़्यादा रिसर्च तो होनी शुरू हो गई है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ ये कितनी कारगर रहती है एंटीबॉडी? क्या करती है जब कोरोना से इन्फेक्शन होता है हमें? तो देखिए, कोरोना वायरस का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझें तो उससे हमें इस एंटीबॉडी के एक्शन समझने में भी आसानी होगी। कोरोना वायरस जो है उसका नाम कोरोना इसलिए है क्योंकि उसके बाहर कुछ जो लेयर है उस पर कुछ स्पाइक्स होती हैं, जैसे कि एक क्राउन पे होती हैं या ताज मुकुट पर होती हैं, तो इसीलिए उसको कोरोना बोला जाता है। ये स्पाइक्स हमारे ह्यूमंस के सेल्स के जो एस इनहिबिटर नाम से एक रिसेप्टर होता है उस पर आकर लॉक हो जाती हैं और उसी के थ्रू सेल के अंदर घुसती हैं। तो कोई भी एंटीबॉडीज अगर हम बनाते हैं, जैसे मैंने टोसिलिजुमैब का जिक्र किया, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जिक्र किया, वो हम एंटीबॉडीज किसी भी प्रोटीन के खिलाफ बना सकते हैं। ये हम इनको बेसिकली इंजीनियर कर सकते हैं कि वो किसी भी प्रोटीन के खिलाफ काम करना शुरू कर दें। तो अगर हम ये वाली एंटीबॉडीज को इस तरह इंजीनियर करें कि ये उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एक्शन लें जो कि एस रिसेप्टर से लॉक ऑन होता है, तो वो प्रोटीन लॉक नहीं हो पाएगा और वो वायरस हमारे सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर प्रवेश नहीं पा पाएगा। तो इसीलिए इन एंटीबॉडीज पर इतना रिसर्च हो रहा है और फ्यूचर में सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कैंसर सेल अगर ह्यूमन सेल के अंदर घुसना चाहता है तो उसे किसी ना किसी प्रोटीन के साथ लॉक होकर ही अंदर घुसना पड़ता है। तो हम इन एंटीबॉडीज को अलग अलग तरह से इंजीनियर कर सकते हैं ताकि वो उन सब रिसेप्टर प्रोटीन्स पे लॉक होने से इनको प्रिवेंट कर सकें और हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ाने से रोक सकें। तो इसीलिए इन एंटीबॉडीज पर इतना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। 2018 का जो नोबेल प्राइज है
वो भी फेज डिस्प्ले और एंजाइम प्रोटीन्स पर ही मिला था। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और काफी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रोटीन्स की हमारे लिए, देखने से, सुनने से, चलने से लेकर सब कुछ करने तक। डॉक्टर, अभी जो ब्रिटेन में जो एक नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना वायरस का, उस पर मतलब ये जो नैनो बॉडीज है कितनी कारगर हो सकती है? जी, तो नए स्ट्रेन में और पुराने स्ट्रेन में यही फर्क है कि नया स्ट्रेन जो है वो एस रिसेप्टर से ज्यादा अच्छी तरह लॉक ऑन हो सकता है और जल्दी फिर वो हमारे सेल के अंदर घुस सकता है। तो इसलिए उसमें स्प्रेड जल्दी होगा क्योंकि वो जल्दी जल्दी ह्यूमन सेल्स में घुसेगा। तो नया स्ट्रेन कहते हैं कि अराउंड 70% ज्यादा इन्फेक्टिव है ह्यूमंस के लिए। और अगर हम ये एंटीबॉडी बना पाएंगे पूरा रिसर्च स्टेज से आगे, जो कि इस रिसेप्टर सेल पर लॉक ऑन होने से उस कोरोना वायरस को मना कर पाएगा, तो वो नए स्ट्रेन पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। शुक्रिया डॉक्टर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे भारत आखिर वायरस के नए स्ट्रेन के लिए कितना तैयार है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। अब जैसे ही वैक्सीन से कुछ उम्मीदें बढ़ रही थी कि चलो अब तो इस वायरस से छुटकारा मिलेगा, तभी वायरस ने रूप बदल लिया और पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज की तरह आ खड़ा हुआ है। ट्रैवल बैन लग चुका है। वैक्सीन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर असर करेगी? क्यों ये म्यूटेशन आखिर चिंता का विषय है? भारत आखिर कितना तैयार है इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए? इसके लिए मैंने इंडियन वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील से बात की। डॉक्टर, ये जो वायरस है, वायरस का जो ये नया स्ट्रेन है, वो क्यों एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है? अभी यूके में ये देखा गया है कि ये जो वेरिएंट है, ये जो म्यूटेंट है वायरस का, ये काफी तेजी से फैला है और उसकी वजह से थोड़ी शंका है लोगों के जहन में कि अगर वायरस ज्यादा फैलेगा तो उसकी वजह से ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे और ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी। इसको लेके एक आशंका बनी हुई है, एक खौफ बना हुआ है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। सर, इसके लिए फिर इंडिया जो है कितना प्रिपेयर है, कितना तैयार है इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए? देखिए, वायरस का म्यूटेशन एक आम चीज है जो कि होता रहता है और हमें कोई जरूरी नहीं है कि ये वायरस या इस तरह का कोई दूसरा वायरस हमारे पास इंडिया में कहीं बाहर से आए। इंडिया में इस वक्त हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं। तो ये इस तरह का कोई भी वेरिएंट इंडिया में खुद भी डेवलप हो सकता है, खुद भी इवॉल्व हो सकता है। उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि जो अब तक कहा जा रहा है कि हम लोग वायरस का जो फैलना है उसको रोकें, और वायरस का फैलना हम सिर्फ रोक सकते हैं मास्क और डिस्टेंसिंग के जरिए। तो जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, ये सोचे कि अब सब ठीक है, ये गलत है। अभी सब ठीक नहीं है, हमको मास्क लगाना चाहिए, हमको एक फासला रखना चाहिए। इसी तरह से हम वायरस का ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। हम किसी म्यूटेंट को डेवलप होने से रोक नहीं सकते, तो जो हम कर सकते हैं वो तो करें। और सर, क्या ये जो वायरस का नया स्ट्रेन है, वो जो रिसेंट अभी ट्रीटमेंट और वैक्सीन जो बन रही हैं और जो आने वाली हैं, उस पर क्या कुछ असर उसका होगा इस स्ट्रेन का? ये बात अभी क्लियर नहीं है, इस पे कुछ शोध चल रहा है कि क्या जो वैक्सीन आने वाली है वो उसके सामने ये वो इस वायरस को अफेक्ट करेगी कि नहीं। लेकिन जहां तक हमारी
समझ है ह्यूमन मतलब इम्यून सिस्टम की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो वैक्सीन आ रही है उस पे इस वेरिएंट का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी असर पड़ेगा। और इस बीच वैक्सीन प्लानर्स जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस नए स्ट्रेन को लेकर? नहीं, अभी तो अडाप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए कि अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कि क्या ये वायरस जो वैक्सीन आ रही है उस पर कुछ असर करेगा। अगर ये जो शोध अभी हो रहा है उससे पता चलेगा कि ये वाकई ये वायरस जो है वो उस पर वैक्सीन काम नहीं करेगी, तब इस तरह की क्षमता है कि दूसरी वैक्सीन जल्दी से डेवलप हो जाए, लेकिन अभी उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये थे शाहिद जमील जिन्हें आप सुन रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे सर्वाइवर से। इनका नाम है जिया नारंग, अहमदाबाद से हैं, 12th क्लास की स्टूडेंट है। एक युवा होने के नाते इन्होंने लोगों से कम घर से बाहर निकलने की अपील की है और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की सलाह भी दी है। इनसे हमारी सहयोगी श्रुतिका ने बात की है। जिया, कब आपको पता चला कि आपको कोविड है या फिर आपने कब टेस्ट कराया था कोरोना का? एक्चुअली मुझे 4-5 डेज से 1-2 बार फीवर आ चुका था, और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सर्दी भी हुआ जी। एंड तब मुझे लगा कि मे बी सीजन चेंज है, इसीलिए मैंने डॉक्टर को पूछा, तो उन्होंने मुझे नॉर्मली जो दवाई देते हैं वायरल के लिए वो दिया, बट मेरे मुंह का टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चला गया था, और फिर मुझे लगा कि मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए, तो फिर मुझे पॉजिटिव आया। तो उसके बाद जिया आप क्या हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या फिर आप होम क्वारंटीन थे? मैं होम क्वारंटीन हो गई थी। कितने दिनों के लिए? 14 डेज। तो ये जो 14 डेज आपने घर में रहे, किस तरीके का माहौल था घर पे और कैसे आपने बिताए ये 14 दिन? जी, मेरे घर में मैं एक रूम में क्वारंटीन हो गई थी, और मैं रूम में ही रहती थी। मुझे खाना और जैसे देते थे तो मेरे रूम के बाहर खाना रख दिया जाता था, और मुझे फ़ोन करते थे कि आपके लिए खाना रख दिया है, आप बाहर से ले लो, पानी ले लो, जूस ले लो, क्योंकि इसमें सब जूसेस और सब एनर्जी के लिए लेना पड़ता है। तो हाँ, तो मैं वो वैसे ही ले लेती थी, और ऑफ कोर्स घर वाले तो मिल ही नहीं सकते, तो सब कुछ मेरे लिए ऐसे ही किया जाता था। और अगर कुछ भी मेरे जो डिस्पोजेबल डिशेस में दिया जाता था, डिस्पोजेबल ग्लासेस में दिया जाता था, और मेरे घर में भी सब ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के ही रहते थे। जिया, कुछ दवाइयाँ याद हो जो उस टाइम पे आपने ली? मुझे पैरासिटामोल दी गई थी, और मुझे मल्टीविटामिन दिए गए थे, और कैल्शियम की दवाई, विटामिन सी, ये दवाइयाँ थी मेरी। और वो जो 14 डेज आप रहे जब आप अंदर थे, तो कैसे उन पलों को बिताया आपने, क्योंकि 14 दिन काफी लंबा समय होता है ना? काफी मैं अपना टाइम ऐसे ही निकालती थी, जैसे कुछ मूवीज देख लेती थी कभी, और मुझे जैसे हर 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ता था, तो मैं वो करती थी, कुछ ना कुछ देखती थी फोन में, और थोड़ी बहुत कभी पढ़ाई कर लेती थी, क्योंकि मेरा 12th है उस हिसाब से, तो मैं थोड़ा स्टडीज कर लेती थी, कभी फ्रेंड्स से कॉल पे बात कर लेती थी। मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए मेरे से इजीली सब हो रहा था। तो कोई तनाव महसूस हुआ इस सारे समय में? थोड़ा लगता था, और पर मैं बहुत ब्रेवली मैंने सोचा कि उसको फाइट करूं, क्योंकि अगर मैं मेंटली बहुत अगर ऐसे रहती कि मुझे कोरोना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही वो फील होने लगता। तो मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे उसको अच्छे से फेस करना था, नहीं तो मैं बहुत लो हो जाती और डर जाती। इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गई थी उस टाइम पे कि नहीं, अभी मैं इसको एकदम अच्छे से फाइट करूंगी। तो जिया, आपका टेस्ट नेगेटिव कब आया? उसके बाद आपने दोबारा टेस्ट कराया था? हाँ जी, वैसे टेस्ट मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया था जी। नेगेटिव आया मेरा 15th डे पे मैंने टेस्ट करवाया। कोई पोस्ट कोविड सिम्टम आपने फेस किया हो उसके बाद में? नहीं, कुछ भी नहीं। आप पूरी तरीके से फिट और फाइन हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली 4-5 डेज पहले ही बहुत अच्छे से रिकवर हो चुकी थी, मुझे खुद से फील हो रहा था, बट जैसे कि 14 डेज क्वारंटीन होना ही पड़ता है,
सबकी सेफ्टी के लिए, खुद की और घर वालों की सेफ्टी के लिए। तो मैं 14 डेज क्वारंटीन थी और फिर मैंने टेस्ट करवाया। हाँ, मुझे वीकनेस लगती थी थोड़ी जी। मेरे से ज़्यादा ठंडी सहन नहीं हो पाती अभी भी। मुझे 1-2 मंथ्स हुआ मुझे कोविड गया, बट जैसे मेरे से ज़्यादा एसी सहन नहीं हो पाती। मेरे को थोड़ा बहुत मैं खा नहीं पाती थी क्योंकि मेरे शरीर में बहुत वीकनेस आ गई थी। दैट्स इट, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जी, ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगी आप? हाँ, देखिए मैं तो पूरी, मैं ऐसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं भी घूमती थी, मैं भी बाहर जाती थी, अलग-अलग जगहों पे खा लेती थी, बट मैं मेरी सेफ्टी रखती थी, सैनिटाइज करना, घर आके नहा लेना, बट जितना हो सके उतना मत ही निकलिए बाहर, क्योंकि ये कैसे भी लग जाता है और मुझे तो सही में मालूम भी नहीं पड़ा कि मुझे कोविड लग गया। ये घूमना फिरना, हम लोग सब यंगस्टर्स होते हैं, वो हम लोग कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, आजकल कोई सुनता नहीं है, बट ऑनेस्टली बहुत ध्यान रखना है। कहीं का भी टच करने से, कहीं का भी खाने से बहुत, और मल्टीविटामिन या विटामिन सी की दवाइयाँ तो अगर हो सके तो सबको रोज लेनी ही चाहिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप घूमते हो या जैसे आपको काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है तो इम्यूनिटी की दवाई तो आप लिया ही करिए, क्योंकि उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो ही आपको अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिया। तो फिलहाल कोरोना कवरेज को आज यहीं विराम देते हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए आज तक रेडियो। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।